नमस्कार दोस्तों। तो हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा था राष्ट्रपति, और काफ़ी बड़ा टॉपिक है। बड़ी गंभीरता के साथ मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर चाहता तो इसको मैं 2 वीडियो के अंदर इसको पूरा कर सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पूरी सरलता के साथ मैं आपको ये टॉपिक जो है समझाऊँ। तो कल हमने राष्ट्रपति से जुड़े हुए सारे जो अनुच्छेद हैं उनकी बात कर ली। अब हम आज बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है उसका जो निर्वाचन है, कल जैसे कि मैंने बताया राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, और जिसके लिए एक विधि अपनाई जाती है, जो मेथड होता है उसका वो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण विधि। अनुच्छेद 54 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एक निर्वाचक मंडल करेगा। राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो एक निर्वाचक मंडल करेगा। ये जो निर्वाचक मंडल होगा, इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे? ये जो निर्वाचक मंडल है इसमें कौन कौन शामिल होंगे? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनके सदस्य, और 70वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ, बड़ा महत्वपूर्ण है। 70वां संविधान संशोधन जो 1992 हुआ, उसमें ये संघीय जो प्रदेश है हमारे दिल्ली और पांडिचेरी जो है, उनके भी जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हो सकते हैं। तो अब हमसे पूछा जाए, क्या राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा या राज्यों की विधानसभाओं के सारे सदस्य भाग लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप सबको पता है, क्योंकि लोकसभा में भी मनोनीत सदस्य होते हैं, राज्यसभा में भी मनोनीत सदस्य होते हैं, और राज्यों की जो विधानसभाएं होती है वहां भी जो राज्यपाल है वो सदस्य मनोनीत करता है। तो मनोनीत सदस्य जो वो भाग नहीं लेते। तो राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पांडिचेरी जो है, इन सभी की विधानसभाओं के और दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो जनता के द्वारा चुन के आते हैं, वही सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। और ये लोग जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होकर राष्ट्रपति का चुनाव जो अपने मत का प्रयोग करते हैं। एक चीज यहाँ ये ध्यान रखने योग्य है, जैसा कि हम देखते हैं लोकसभा हो, विधानसभा हो, चाहे हमारे पंचायती राज का स्तर, जैसे कि मान लीजिए पंचायती राज का ग्राम स्तर पे जो सरपंच का चुनाव हो, इनमें ये होता है सिस्टम कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो आदमी उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। अगर अदर जो देखें, हम विधानसभा देखें या सरपंच के चुनाव देखें, उनमें जैसे मान लीजिए टोटल 1000 वोट पड़े, टोटल 1000 वोट पड़े, चुनाव लड़ने वाले जो है वो 3 लोग थे, एक को 300 वोट मिले, दूसरे को भी 300 मिले और एक को 400 वोट मिल गए, तो वो 400 वाला जो है वो जीत जाता है। या ये मान लीजिए कि 1000 वोट पड़े और चुनाव लड़ने वालों की संख्या 2 थी, एक को 499 वोट मिले और एक को 501 वोट मिले, मतलब 2 वोट का फर्क रहा और वो 2 वोट वाला चुनाव जीत जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी आदमी को, उम्मीदवार जो उसको जीतने के लिए एक न्यूनतम कोटा होता है, मतलब डाले गए वैध मत, मतलब मान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में 1000 वोट डाले गए, जो निर्वाचक मंडल के जो सदस्यों ने जो वोट डाले हैं उनका जो भार है, उनका मूल्य जो, मान लीजिए कि 1000 वोट जो है राष्ट्रपति के चुनाव में डाले गए और 2 लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब जीत कैसे होगी? तो इसका सूत्र होता है न्यूनतम कोटे का डाले गए वैध मत बटा उम्मीदवारों की संख्या प्लस 1। तो अब समझिए इसको, 1000 वोट डाले गए थे, 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये हमने कर दिया 1000 वोट, 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, प्लस 1 कर दिया, 2 का भाग देंगे, 500 प्लस 500 में 1 जोड़ देंगे, 501, ये न्यूनतम कोटे का सूत्र हो गया। तो इस प्रकार जो 501 वोट, कम से कम 501 वोट जो है लेके आएगा, वही चुनाव जो है वो जीत जाएगा। अगर 3 उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं तो भी 501 वोट जो जिसके हक में रहेंगे वही चुनाव जीतेगा। कई बार ऐसे होता है, मान लीजिए कि चुनाव हुई, 3 उम्मीदवार हैं वो थे और चुनाव 3 उम्मीदवारों ने लड़ा और 1000 वोट डाले गए। अब समस्या ये आई कि एक को जो है मान लीजिए 700 वोट मिले और दूसरे को 200 वोट मिले और तीसरे को 100 वोट मिले, तो यहाँ तो सीधा है कि 501 चाहिए था, वो आराम से जीत जाएगा।
अगर ऐसा नहीं होता, तीनों को ही मान लीजिए न्यूनतम कोटा नहीं मिलता है, तो उसमें ये बताया गया ये व्यवस्था में कि फिर क्या होता है कि जो जिसको सबसे नीचे जो है, जिसके सबसे कम वोट है, उस सबसे कम वाले जो वोट हैं वो पहले और दूसरे में आधे आधे बढ़ जाते हैं, और अगर उसके बाद किसी को न्यूनतम कोटा मिल जाता है तो वो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो जीत जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने के लिए आपको न्यूनतम कोटा जो है वो प्राप्त करना होगा। अब बात आती है कि राष्ट्रपति को कितने पैसे मिलते हैं। तो प्रतिमाह भारतीय राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए तो उसका वेतन है। उसके अलावा आवास, यात्राएं, चिकित्सा, ये सारी सेवाएं जो है निःशुल्क भारतीय राष्ट्रपति को मिलती है। और पद से मुक्त होने के बाद भी जो पेंशन मिलती है, ये सारी सेवाएं भारतीय राष्ट्रपति को मिलती है। उसके बाद बात आती है कि राष्ट्रपति निर्वाचित भी हो गया तो शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलाता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो अन्य जो वरिष्ठ न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में, वो राष्ट्रपति को शपथ दिला देंगे। उसके बाद कार्यकाल कितना होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष ही होता है। क्या राष्ट्रपति समय से पहले पद को छोड़ सकता है। बिल्कुल समय से पहले पद को छोड़ सकता है। पद को जब वो छोड़ रहा है तो अपना जो इस्तीफा होता है, अपना त्याग पत्र जो होता है राष्ट्रपति, वो उपराष्ट्रपति को सौंप देगा। उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपने के साथ ही जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको इसकी सूचना दे दी जाती है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो गया है। और राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है वो कल हमने जिक्र कर लिया कि महाअभियोग की प्रक्रिया होती है, जिसको अंग्रेजी में इम्पीचमेंट के नाम से हम जानते हैं। और इम्पीचमेंट की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगर संसद में के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य मान लीजिए राष्ट्रपति ने संविधान के खिलाफ काम कर दिया है, तो 1/4 जो सदस्य हैं वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, वहां महाभियोग का प्रस्ताव लेके आ सकते हैं और इसकी सूचना 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी। 1/4 सदस्य केवल प्रस्ताव ला सकते हैं। 1/4 सदस्यों ने प्रस्ताव लाया और पहले सदन से 2/3 बहुमत से पास हो गया, दूसरे सदन जो है वो उसकी जांच करेगा और वहां से भी लगता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, अतिक्रमण किया है, और वहां से भी ये पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति उसी दिन से अपने पद से मुक्त माना जाता है। तो दोस्तों ये थी राष्ट्रपति का जो सामान्य परिचय रहा, उसका निर्वाचन रहा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति की सारी जो संपूर्ण शक्तियां हैं उनकी बात करेंगे, और एक वीडियो आपके लिए मैं और तैयार करूंगा जिसमें मैं 101% बोल रहा हूँ कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में वहां से प्रश्न मिलेंगे 101%, जिसमें राष्ट्रपति जो है भारत के जितने राष्ट्रपति हुए उन सब के जो विशेष विवरण है वो आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद।